डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे नागरिकता के संबंध में, और नागरिकता के संबंध में अपने संविधान के संबंध में अपन ने आर्टिकल देखे थे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। इसके बाद में अपन ने देखा था कि नागरिकता अपन कहेंगे किसे, और विदेशी के संबंध में अपन ने देखा था, शरणार्थियों के संबंध में देखा था, और एक प्रकार से नागरिकता देने के संबंध में किस प्रकार से कौन कौन से अपने संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं उनके संबंध में अपन ने देखा था, और साथ में ही अपन ने नागरिकता देने के जो तौर तरीके हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। आज देखेंगे अपन वैश्विक नागरिकता के संबंध में। वैश्विक नागरिकता, जिसको अपन सर्वव्यापी नागरिकता भी बोलते हैं। सर्वव्यापी नागरिकता, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो संपूर्ण जो विश्व है उसकी एक ही क्या होती है, नागरिकता होती है। यानी संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण विश्व की एक ही नागरिकता, यानी पूरी दुनिया की एक ही नागरिकता। जिस प्रकार से एक राष्ट्र के समस्त जो नागरिक होते हैं उनकी एक नागरिकता होती है, या अपन कहें कि एक देश के जितने भी निवासी हैं उनकी जितने भी नागरिकता है, जितने भी निवासी हैं उनकी सभी की एक ही नागरिकता, वैसे ही संपूर्ण विश्व की एक ही नागरिकता होती है। और इस संदर्भ में अगर अपन विभिन्न विद्वानों की बात करें तो इसके पक्ष में भी तर्क दिए हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए हैं। तो अगर अपन वैश्विक नागरिकता में देखें, वैश्विक नागरिकता के पक्ष में तर्क, नागरिकता के पक्ष में विद्वानों के तर्क, तो उसमें अगर अपन बात करें पक्ष में तो सबसे पहले आता है जैसे वैश्विक स्तर पर विश्व के अंदर दो बड़े संगठन हैं। एक तो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। इसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो यूएनओ और डब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व व्यापार संगठन, इनके जितने भी राष्ट्र सदस्य हैं उनके मध्य एक प्रकार से आपस में आचार व्यवहार का, या अपन कह सकते हैं श्रम का, पूंजी का और का, उनके मध्य में आपस में आदान प्रदान होता रहता है। और इसके माध्यम से यह प्रयत्न किया जाता है कि सभी देशवासी अपनी पहचान त्याग कर विश्व के क्या बन जाएं, नागरिक बन जाएं। ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है वैश्विक नागरिकता के पक्ष के अंदर। यानी कि जो यूएनओ है और जो विश्व व्यापार संगठन है, इनके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके मध्य में आपस में आचार विचारों का, पूंजी का, श्रम का आदि का क्या होता है, आदान प्रदान। यानी आचार विचार का, पूंजी का, या अपन बात करें श्रम की, इनका सब का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। और इन दोनों ही संगठन का, जो ये सबसे बड़े संगठन है, इन दोनों का ही ये प्रयत्न रहता है कि सभी देशवासी अपनी पहचान त्याग कर विश्व के क्या बन जाएं, नागरिक बन जाएं, विश्व के नागरिक बन जाएं। और इसी संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं इसके विपक्ष के संबंध में, तो विपक्ष में नागरिकों जो विद्वान हैं उन्होंने इसके संबंध में जो तर्क दिए वो दिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था केवल विश्व के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार था, उनको जिस प्रकार से एक प्रकार से इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति है उनको रोकने के उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और विश्व व्यापार संगठन है वो एक आर्थिक संगठन है
और उसके पास किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक शक्ति नहीं है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि एक प्रकार से किसी भी देश की नागरिकता त्याग कर इस प्रकार से संपूर्ण विश्व की नागरिकता संभव नहीं है। तो ये हो गई विश्व नागरिकता के संबंध में। और विश्व नागरिकता के संबंध में अगर अपन बात करते हैं आज की इस दुनिया में, तो आपस में एक दूसरे से जो जुड़ाव का प्रमुख साधन है वो है संचार का साधन। संचार के साधन में जैसे टेलीविज़न आ गया, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया और है, ये सब के सब संचार के साधन हैं। वो एक प्रकार से विश्व को आपस में एक दूसरे को समझने के ढंग से एक प्रकार से इनका प्रयोग होता है और इसी के माध्यम से विश्व के अंदर आपसी जुड़ाव के संबंध में काफ़ी अपने को परिवर्तन भी देखने को मिला है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं एशिया की सुनामी या बड़ी आपदाओं से एक प्रकार से किस प्रकार से पीड़ितों को सहायता पहुंचाई गई और विश्व के सभी भागों में एक प्रकार से उनके उद्धार के लिए विश्व में एक नई रीति अपन कह सकते हैं नीति स्थापित हुई, वो एक प्रकार से ये इशारा करती है कि वैश्विक नागरिकता आज के समय में सर्वव्यापी होती जा रही है। अपन कह सकते हैं लोग आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखते हैं इस वैश्विक नागरिकता से फिर अपने को जो प्रॉफिट क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा उनके संबंध में, यानी विश्व नागरिकता के लाभ। विश्व नागरिकता के लाभ, विश्व नागरिकता की लाभ की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ समस्याओं का क्या होता है, समाधान होता है। जैसे अगर अपन वैश्विक दृष्टि की अगर अपन बात करते हैं तो भारत हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, एक प्रकार से एक दूसरे देशों की सीमाओं के बाहर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई आपदा आती है तो इस वैश्विक नागरिकता के तहत ही इन समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है, जिससे बहुत से देशों की सरकार है या अपन कहें लोगों की एक संयुक्त कार्रवाई होती है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि लोगों की समस्या या उनके सामने जो आपदा है उसका तत्काल समाधान किया जा सके। यह सबसे बड़ा जो लाभ है वो किसका है, वैश्विक नागरिकता का है। तो ये वैश्विक नागरिकता के संबंध में भी अपने को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं, वैश्विक नागरिकता के पक्ष में व विपक्ष में तर्क बताइए, या अपन से पूछा जा सकता है वैश्विक नागरिकता के लाभ क्या है। अब साथ में एक क्वेश्चन इसी के अंतर्गत और बनता है नागरिकता के संबंध में कि नागरिकों में भीतरी और बाहरी विभाजन होता है, यानी एक तो बाहर का समझते हैं और एक उनके भीतर का अर्थ हो गया एक प्रकार से अंदर की स्थिति, एक सीमा या क्षेत्र विशेष के अंदर की। तो इसी के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो नागरिकों में भीतरी और बाहरी का विभाजन साझा हितों के आधार पर किया जाता है और कुछ अन्य कारण होते हैं, जैसे भाषा हो गया, एक प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना हो गई या संस्कृति, ये अनेक ऐसे आधार हैं जिसके कारण भीतरी और बाहरी एक प्रकार से नागरिकता का आधार लगातार विभाजित होता नजर आ रहा है। अगर उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो हम भीड़ भरे हुए रेल के डिब्बे में यात्रा करते समय एक बात को अपन देखते हैं तो एक स्थिति अपन हर रोज़ देखते हैं, जब लोग गाड़ी के बाहर होते हैं तब डिब्बे के अंदर चढ़ने का क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं और तब तक कभी कभी उसमें लड़ने झगड़ने तक की भी बातें आ जाती है, परंतु जब वो डिब्बे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जल्दी हम बाहर जो पहले से भीतर जो मौजूद लोग होते हैं वो बाहरी लोगों को डिब्बे में घुसने को रोकने का प्रयास करते हैं कि ये अंदर ना घुस पाए। तो इस प्रकार की ये स्थिति होती है। तो यही अपने नागरिकता के संबंध में ये उदाहरण अपने पे लागू होता है, जिस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष के अंदर काफ़ी मात्रा में क्या है, संसाधन है, तो वहाँ उन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए बाहर से लोग आने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद लोग हैं वो उन संसाधनों पर अपना क्या समझते हैं, अधिकार समझते हैं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका वो क्या करते हैं, पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। यही बात इसके अंदर आती है कि नागरिकता में भी भीतरी और बाहरी का विभाजन एक ही देश के अंदर उभर जाता है। जहाँ कहीं भी संसाधनों या रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं तो ऐसे शहर की अगर अपन बात करें या अपन किसी क्षेत्र विशेष की बात करें तो वहाँ लोगों का आना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में स्थानीय लोग हैं वो भीतरी अपने आप को क्या समझते हैं, भीतरी मानते हैं और उन संसाधनों या रोजगार पर अपना हक जताते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और स्थानीय लोग जो संसाधन पे अपना हक जताते हैं, जबकि बाहरी लोग उस देश के नागरिक होने के नाते उन संसाधनों पर अपना हक
आजमाते हैं या अपन कह सकते हैं जताते हैं। और यही स्थिति बनती है एक प्रकार से नागरिकता के संबंध में कि बाहरी और भीतरी का एक टकराव होता है, और नागरिकता के संबंध में एक प्रकार से देश की एकता व अखंडता को चुनौती देने की बात जो ये सामने आती है। जो ये नागरिकता के संबंध में जो भीतरी और बाहरी विभाजन है, ये एक प्रकार से दोषपूर्ण प्रणाली है जिससे देश की एकता को क्या बनता है, खतरा बनता है। तो ये एकता के संबंध में अपने को ध्यान में रखना है। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, और इससे पहले जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, तो 1955 में जो बिल था उसके अंदर ये स्थिति थी कि जो जन्मजात है या भारत आज़ाद हुआ उससे 5 वर्ष पहले से लगातार भारत में रह रहा है, या फिर लगातार बाद में भारत में 11 वर्ष से लगातार रह रहा है, तो उस संबंध में ये 1955 का अधिनियम था। लेकिन 1919 के अंदर एक अधिनियम पारित किया गया CA जिसको अपन बोलते हैं, और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि जो पहले 11 वर्ष थी उसको घटाकर अब कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। और इसके स्थान पर एक विशेष अपने जो पड़ोसी 3 राष्ट्र हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान, इन 3 देशों के जो यहाँ पे अपने एक प्रकार से लोग जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, तो उनके संबंध में एक बिल ये आया था जिसमें जो हिंदू है, विशेषकर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन धर्मों के शरणार्थी के रूप में या हिंदुस्तान में काफ़ी समय से रह रहे हैं, 5 वर्ष से अधिक उनको समय हो गया है, तो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उनको भारत की क्या दी जाएगी, नागरिकता। और इस बिल के अंदर किसको शामिल नहीं किया गया था, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिम समुदाय को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये मुस्लिम प्रधान राष्ट्र हैं, यानी कि इसमें जो एक प्रकार से जिस धर्म का प्रभाव ज़्यादा है वो किसका है, मुस्लिम धर्म का है। और यहाँ अल्पसंख्यक इन देशों में माने गए, वो माने गए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। यहाँ के अगर उत्पीड़ित होकर अगर हिंदुस्तान में आते हैं, उनकी यातनाओं से परेशान होकर, और हिंदुस्तान में आकर वो अगर काफ़ी समय से रह रहे हैं और अपने भारत की नागरिकता के संबंध में अगर वो किसी भी प्रकार से अपना आवेदन करते हैं, तो उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, मुस्लिम को छोड़कर। किसको, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन, बौद्ध अधिनियम। और ये आया था अपने 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, और 11 दिसंबर को किस में हो गया था, राज्यसभा में। CA जो एक नागरिकता संशोधन अधिनियम था जो 1955 में संशोधन किया गया था, इसके संबंध में कुछ ये सामान्य बातें थी, ये भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आज ये अपना नागरिकता के संबंध में जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।